नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रेडनेस न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी दस। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही विशेष समाज सेवी मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ विकास तिवारी जी की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। जैसा कि मैंने बताया कि एक समाज सेवी है आप, और आपका इनमें परिचय दूँ तो पत्रकारिता के क्षेत्र से भी आप जुड़े और बहुत बेहतरीन पत्रकार के रूप में आपकी जो पहचान है। तो सर्वप्रथम तो हमारे दर्शकों को अपने विषय में बताएं जो हम भी नहीं जानते। मैम, मेरे सिक्के का कोई दूसरा पहलू नहीं। मैं जो सामने दिखता हूँ वही पीठ पीछे हूँ। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं या आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग तो नहीं होती। तो मैं एक बात कहता हूँ, मैंने कहा रिकॉर्डिंग शायद वही करता है जो पीठ पीछे कुछ और बोलता है और मुंह पे कुछ और बोलता है। मेरा ना अगला आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। मैं जो मुंह पे बोलता हूँ और पीठ पीछे बोलता हूँ, तो इसकी वजह में है जो है वो सामने है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो किस तरह के? बाय प्रोफेशन मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ और सबसे पुराने आईटी एक्सपर्ट्स में शहर के उसमें गिना जाता हूँ। आज से नहीं, कभी नोकिया का सर्विस हेड रहा, टाटा के साथ जुड़ा रहा। इसके अलावा आज भी मशीन्स मेरे सामने अपने आप को बोलती हैं। जैसे डॉक्टर के सामने मशीन पेशेंट अपना मर्ज बोलता है, तो मशीन की परेशानी देख के मशीन अपने आप बताती है कि मुझे ये परेशानी हो रही है। तो इस प्रोफेशन में आने से पहले, मतलब मीडिया और इसको करने से पहले, मैं आज भी एक आईटी एक्सपर्ट हूँ और टेक्नो सावी हूँ। मशीन्स का शौक है, क्रेज है। मशीन अपने आप में सब कुछ बोलती चली जाती है और उस चीज़ को करते चले जाओ। नए नए इनोवेशंस करना, किसी चीज़ को कैसे होना है, किसी चीज़ को किस स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, कोई नया प्रोग्राम कैसे तैयार किया जा सकता है। तो एज पर नीड आपकी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ को कैसे किया जाए, मेरा प्रोफेशन है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं सर? मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मैं इसी के थ्रू था। मैं कभी नोकिया का सर्विस हेड हुआ करता था और उस समय पे मेरे बगल में ऑफिस हुआ करता था एक प्रतिष्ठित अखबार का, तो उनके साथ जुड़ा। तो सबसे पहले क्या है कि पत्रकारिता से पहले आपका है बिजनेस। तो मैं मीडिया ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, तो मैं विज्ञापन के क्षेत्र में आया। सबसे पहले विज्ञापन करना शुरू किया। विज्ञापन किया तो क्लाइंट्स से मुलाकात होनी शुरू हुई, क्योंकि मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। तो लोग मेरे पास लेके आते, विकास जी इस नेटवर्किंग कैसे होनी है, इसके लिए मैं क्या करूँ, साइट पे कैसे काम होना है, मेरे को ब्रांड को कैसे बढ़ावा मिलेगा, मेरी ब्रांडिंग कैसे होगी, ये डिज़ाइन कैसे होगा, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाएगी। इसको जब से सोशल मीडिया आया तो आपका, अब जब आप क्लाइंट के साथ आपके को उसको पूरी तरीके से ब्रांडिंग देते हो तो उसमें उसकी प्रोफाइलिंग भी आती है। आप प्रोफाइलिंग लिखते हो, प्रोग्राम्स के लिए लिखते हो, तो अक्सर आपको स्क्रिप्ट्स भी लिखनी पड़ती हैं। शुरुआत से स्क्रिप्टिंग का शौक था, मीडिया प्रोफाइलिंग में चला गया, उनकी न्यूज़ेस भी बनानी शुरू की। फिर क्योंकि हम पढ़े हैं, हमने लगातार स्टडी करते रहे, तो आपको अलग अलग सामाजिक विषयों पे आपने लिखना शुरू किया। लेखन मेरा शुरुआती शौक था, लेकिन पर वो पुराने टाइम में बहुत शेर शायरी लिखा करता था। तो स्कूल टाइम की बात है, अगर कॉलेज टाइम की कहूँ तो मेरी अपनी डायरी थी जो मेरे बाद में मेरी वाइफ ने फाड़ के फेंक दिया। तो स्लैम बुक जिसे कहते हैं, स्लैम बुक लिखने का शौक था। एक पर्सनल डायरी मेंटेन कर रखी थी, तो टाइम टू टाइम लिखने का शौक तो शुरुआत था। लेकिन हाँ, शाब्दिक अर्थों में जैसे कहो कि अब समसामयिक लिखना जो शुरू किया, वो समय के साथ जब आप अलग अलग सामाजिक सरोकारों में आते चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलते चले जाते हैं, तो फिर आपको सबकी परेशानियाँ समझ में आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। उस हिसाब से आप एक पत्रकार का सबसे पहला क्या होता है, वो सबसे बड़ा समाज सेवी होता है। उसका काम होता है कि लोगों की आवाज़ बनकर उस चीज़ को जनता, शासन तक, या व्यवस्थित जो आदमी है। अब एक अनपढ़ आदमी, आज भी आप लोग देखते होंगे, बैंक जाते हो तो कोई अक्सर आपको लेडी कहती होगी कि मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो सबसे छोटा काम होता है, अगर आप किसी का फॉर्म भर के देते हो उसके पैसे, तो आपके पढ़ाई लिखाई उसी दिन सार्थक हो गई जिस दिन आपने एक अनपढ़ का, एक लेडी का फॉर्म भर दिया। आपने रेलवे स्टेशन पे कोई रिजर्वेशन कराने आया तो उसका फॉर्म भर दिया, तो आपने सबसे पहला काम आपने वो किया। तो सामाजिक सरोकार से सब जुड़ते चले जाते हैं। जब आपके पास लोग आते हैं, आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं। छोटी छोटी मददें हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी हैं। लोग एडमिशन नहीं करवा पाते, एप्लीकेशन नहीं लिख पाते, इवन सबसे बड़ी बायोडाटा। आज भी आज़ाद भारत को इतना टाइम हो चुका है, लेकिन लोगों को अपना बायोडाटा बनाना नहीं आता। आप बायोडाटा भी अगर बना के दे देते हो फ्री में, या उसके और एक अच्छा बना के दे देते हो, तो उसकी एक मदद हो गई। उस बायोडाटा के आधार पर कोई ना
कहीं रोजगार मिल जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। छोटी छोटी चीजों ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है कि आपने बायोडाटा बना के दे दिया, आपने उसको प्रॉपर गाइड कर दिया, आपने उसको पीएफ के बारे में बता दिया, आपने उसको सरकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा जी। उसके बारे में बता दिया, क्योंकि वो जहां जाएगा उसका शोषण होगा। आप अगर आप कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हो तो थाने में जाओ तो उसको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आदमी इससे आप अगर शुरुआत करते हैं तो होता चला जाता है। हाँ, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे अकॉर्डिंग आप बड़ी बड़ी फाइलें बना सकते हो। उससे यहाँ की मेरे लोन की फाइल है, लोन की फाइल के लिए वो किसी के पास जाएगा तो पैसे लगेंगे, हर आदमी उससे पैसे मांगेगा। आप छोटे छोटे काम से शुरुआत करिए, लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। छोटी तो चीजें हैं लेकिन बहुत बड़े काम करती हैं। और कहा कि एक आदमी को सब एक रिज्यूम बना देने से उसकी जॉब फिक्स हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरी बात आपने बोली है यहाँ पे, और काफी बड़ी बात है ये। हम छोटी छोटी चीजों से मदद कर सकते हैं किसी की भी, ये भी समाज सेवा होती है। और बात मैंने करी, पत्रकार है आप, समाज सेवी है, तो एक समाज सेवी और पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, धर्मनगरी से हम लोग आते हैं, आप किस नजरिए से धर्मनगरी या उत्तराखंड के विकास को देखते हैं? उत्तराखंड और धर्मनगरी दोनों को तालमेल नहीं बिठा सकते। उत्तराखंड का सांस्कृतिक अलग है, धर्मनगरी के हिसाब से जो देखा जाए तो यहाँ पे अपनी सामाजिक मर्यादाएं हैं, यहाँ पे अपने सामाजिक अपने अलग अलग वो है, क्योंकि उत्तराखंड का ज़्यादातर जो भूभाग है वो पर्वतीय है। तो उसको अगर आप मिलाएंगे कि उत्तराखंड का पर्वतीय भूभाग है तो वहाँ का लिविंग, वहाँ का जो रहन सहन है वो अलग हो रहे हैं। धर्म के हिसाब से यहाँ पे आज भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो यात्री बहुल क्षेत्र है। बहुत सारे लोगों का नो डाउट कि जब बीएचएल लगी तो यहाँ पे बहुत सारे संस्कृतियों का समागम हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से आए। बीएचएल के आने के बाद से हरिद्वार का विकास हुआ, उसके बाद सिडकुल लगा, दूसरा इंडस्ट्री सिडकुल लगा, सिडकुल के बाद और लोग और संस्कृतियों का आए, बहुत सारे लोगों का आया, तो औद्योगिक विकास तो हुआ ही हुआ। लेकिन आज भी जो हरिद्वार का जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो तीर्थाटन, श्रद्धालुओं और उसमें अगर हरिद्वार का जो पहचान है, नाम है, औद्योगिक से पहले जो है वो सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ पे हर 12 वर्ष में संस्कृति का मेला होता है। हम उस सांस्कृतिक मेले में अलग अलग जगह के जो जगह जगह रहने वाले जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, विचारधाराएं हैं, गुजरात से भी लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, आसाम से आते हैं, यानी अलग अलग विचारधाराओं का समागम हमेशा होता है। तो उस हिसाब से देखा तो हरिद्वार का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल अलग है। हरिद्वार को उस हिसाब से लेकर तो एक कहिए कि एक संगम, हमेशा एक संगम है, ये संगम क्षेत्र है और उसी अकॉर्डिंग हरिद्वार की अपनी आवश्यकताएं हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको लगता है कि हरिद्वार में कहीं ना कहीं विकास हुआ है? क्योंकि कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, हरिद्वार में ये नहीं हुआ, सड़क ऐसी है, टूटी है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आपका क्या कहना है? मैडम, विकास को लेकर कि विकास को आप देखते किस हिसाब से? अगर हम विकास को देखने का जो नजरिया है, उस विकास की कीमत क्या हम लोग लेके चलते हैं? बहुत तरीके से हम विकास को देख रहे हैं। आप कह रहे हो हरिद्वार का विकास हुआ है, मैं कहता हूं कि हरिद्वार का विकास हुआ भी है और हरिद्वार का नाश भी हुआ है। हरिद्वार में जिस हिसाब से औद्योगिकरण हुआ, विकास हुआ, नो डाउट सी बात है, लोगों का जीविका बढ़ी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा, लेकिन उसी हिसाब से हमारे आसपास के भूमि का दोहन भी हुआ। कई क्षेत्रों में यहाँ पे 200 फीट नीचे पानी पहुंच चुका है, अंधाधुंध खेत बर्बाद किए जा रहे हैं, पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ है। विकास हुआ है तो साथ साथ प्रकृति का नाश भी हुआ है। इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके लिए गंगा का दोहन भी किया गया है। हमारे यहाँ आज भी अवैध खनन बहुत ज्यादा चलता है, जबकि इसको रेगुलेट किया जाए गंगा को, जिसको लेके कई जगह, तो विकास के साथ साथ यहाँ पे सत्यानाश किया गया। योजनाएं हैं, नो डाउट योजनाएं हुई हैं, हम प्लान आउट किया है। मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो अब तक हरिद्वार में जितना बजट आ चुका है, हरिद्वार स्मार्ट सिटी हो जाना चाहिए था। विकास, प्रॉपर विकास नहीं कह सकते इसे, विजन नहीं है हमारे पास, विजन की कमी है। हम दूरगामी किसी भी चीज को का दूरगामी परिणाम लेके नहीं चलेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 10000 साल 12000 साल 15000 साल 10000 साल 15000 साल 20000 साल 30000 साल 40000 साल 50000 साल 60000 साल 70000 साल 80000 साल 90000 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल
हरिद्वार में अगर देखा जाए तो जेएनआर कांग्रेस किस टाइम की बात थी, जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन मिशन आया था, उसमें पानी टंकियां बनाई गई थी। क्या पानी टंकियों का सही उपयोग हो रहा है? नहीं। आज भी बहुत सारे क्षेत्र जल की समस्या से परेशान है। उसी तरीके से लगभग यहाँ पे बहुत सारे सांसदों और उसकी निधियां लगती है। हम किसी भी चीज का फ्रंट फेस केवल देखते हैं, हमने देखा कि ये काम हमें करना है, लेकिन एक चीज को, एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले का जो उसका असेसमेंट होना चाहिए था, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी कि उसमें मेरिट्स क्या होंगे, डिमेरिट्स क्या होंगे, लाभार्थी क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात है वो लाइफ क्या होगी इस प्रोजेक्ट की। बड़े से बड़ा निर्माण उठा लीजिए मैडम, अंग्रेजों के बनाए हुए निर्माण हैं बहुत सारे, अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए पुल हैं। अगर ललताराव पुल हुआ हरिद्वार में, अगर पुलों को मैं आपको बताऊं जो डाट वाले पुल है ना, या नहर के ऊपर बहुत अभी भी जो अंग्रेजों की बनाई हुई नहर है, इसका एक्सपेंशन किया गया। इसमें बहुत जगह जगह पे डाक वो बने हुए हैं, मतलब डाट वाले पुल में, क्योंकि उस समय सीमेंट और सरिया नहीं होता था, तो आज भी ऐसे डाट वाले पुल मौजूद हैं, डाट वाली हवेलियां मौजूद हैं जगह जगह। ये सिंह द्वार वाला पुल है जो आज भी है कि उसके ऊपर अब हैवी ट्रैफिक नहीं चल सकता, लेकिन आम ट्रैफिक उस पर आज भी चलता है। उसकी आयु 100 साल की है, लेकिन हमारे निर्माण में किसी एक निर्माण की आयु बता दीजिए जिसकी आयु 100 साल इन्होंने निश्चित कर दी। विकास हुआ, भवन बना, लेकिन किसी भवन की आयु 100 साल है? क्यों नहीं है? अंग्रेज कैसे कहेगा कि वो 100 साल की आयु है उस पुल की? यानी विकास किया, लेकिन समयोजित विकास नहीं। जिस विजन के साथ ये विकास होना चाहिए था, हमें ये लेके चलना चाहिए था। भारत एक गरीब देश है, बजट टैक्स पेयर से आता है। अब मैं मान लीजिए मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो मैं उस 10,000 रुपए से अपना परिवार पालता हूँ, उसको लेके चलता हूँ मैं कि इसको कैसे कैसे मुझे व्यवस्थित करके चलना है। मुझे सारे खर्चे भी देखने हैं, घर का भी देखना है, स्कूल भी देखना है, बच्चों की फीस भी देखनी है। उसी तरीके से हमारे पास एक बजट आया कि एक परियोजना बननी है, इसका ये देखना है, इसका दूरगामी प्रभाव हो रहा है। अब उस दूरगामी प्रभाव में क्या है, मैंने ये नहीं सोचा कि उसको कितनी, मेरे को इस साल में फिर काम करूंगा, एक ही सड़क को हमें हर दूसरे साल क्यों बनाना पड़ जाता है? उसकी आयु क्यों नहीं होती? अगले 10 साल तक इस सड़क की आवश्यकता नहीं होगी। ये सड़क 10 साल तक इसकी आयु है, 10 साल तक इसको निर्माण में, इसका इतना अच्छा क्वालिटी निर्माण है कि 10 साल तक इसकी आयु रहेगी। हमारे पास ऐसा कोई भी निर्माण नहीं होता। हमारे पास तो सड़क सवेरे बनाइए, शाम को टूटने कंडीशन में चले जाती है। तो विकास कहना कि किया गया है या नहीं है, विजन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अब तक जितना भी है, चाहे इसमें आप किसी को भी कह सकते हो, इसमें दलीय भेद नहीं कहूँगा मैं कि किसी ने कहा है कि यहाँ सब इस हमाम में सभी एक जैसे हैं, सबका एक है, किसी का पास विजन नहीं है। इन्होंने हरिद्वार को अपना लेके, मैं अपने घर, आप भी बताइए कि आपका घर बना होगा, अपना मकान बना होगा, साल में कितनी बार मेंटेनेंस कराती हैं? 5 साल, 6 साल, 7 साल में एक बार। यहाँ हर साल क्यों मेंटेनेंस होती है? उसके ऊपर ट्रैफिक है, उसके ऊपर फलाना है, उसका डे, अरे उसी अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन करो ना कि इस पे 1000 लोग इस पुल पे से गुजरेंगे रोज। ये तो हमें ही पता है कि अगर ये सड़क बन रही है तो इस सड़क पे इतना हैवी ट्रैफिक गुजरता है और इतने लोगों का तो गुजरना है, साल में इतने लोग गुजरेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी मजबूती तय करिए ना। आपने प्रोजेक्ट इवोल्यूशन होगी। अभी मैं नमामि गंगे का एसटीपी बनाया गया है ना। नमामि गंगे के बारे में कहा जाता है कि अभी सरकार का एक विजन था, तो सरकार ने बहुत अच्छा विजन दिया, गंगा साफ होनी चाहिए, बहुत क्लियर विजन है, पर्यावरण को लेके विजन है। और इसको मैं इसका उदाहरण हूं कि आज से कुछ साल पहले दुनिया की सबसे गंदी नदी थी जिसका नाम था टेम्स, लंदन की बात कर रहा हूं मैं। टेम्स नदी दुनिया की सबसे गंदी नदी हुआ करती थी, और आज की तारीख में उस नदी का पानी आप पी सकते हैं, इतना साफ पानी है वो, 99.99% वो है। गंगा में आज भी वो नहीं आ पाया, कारण नमामि गंगे के लिए हम गंगा हमारी माँ है, हम गंगा को माँ को मानते हैं क्या हम, लेकिन एक्चुअली वो सब माँ कहते हैं, मानते नहीं है, नहीं, हम माँ नहीं मानते। हम मानते तो माँ को गंदा कैसे कर सकते थे? हम उसे गंदा करने का, हमने कहा हम अपना कूड़ा छोड़ाते हैं, जैविक अपशिष्ट को हम नहीं कहते, लेकिन आज भी हम प्लास्टिक को कर देते हैं। मैंने क्या किया, नाली में कूड़ा डाला और वो करके बहा दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है।
सिडकुल हमारे पास पड़ोस में ही है। सिडकुल में मुझे याद है मेरा बचपन इसी सेक्टर 3 में बीता है। मेरे फादर बीएचएल में थे और सेक्टर 3 में इस जो ये सूखी नदी है इसमें हम लोग कबड्डी खेला करते थे। बचपन में मैं इस नदी के अंदर हम लोग टहलने आया करते थे क्योंकि घर से पास में थी, रेत था तो खेलने का मैदान भी हुआ करता और बगल में बहुत ऊंची ऊंची ढांग हुआ करती थी, तो हम लोग वहां से जंप मारा करते थे, छलांग मारा करते थे उस रेत में। आज उस नदी के अंदर आप उतर नहीं सकते, काला पानी बह रहा है, सड़ान आती है। तो मैंने विकास किया या नाश किया इस क्षेत्र का? मुझे सॉलिड वेस्ट ट्रीट करना था। हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ये पानी जाके कहाँ मिलता है? ये पानी जाके गंगा जी में मिलता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैं खुद छोड़ रहा हूँ, सीवर का वेस्ट छोड़ रहा हूँ। अब सीवर की बात करते हैं हम लोग। एसटीपीज लगाए गए, 2-2 एसटीपीज वो लगाए गए। तो एसटीपी लगाना बहुत अच्छी बात है, सरकार का विजन है, और लेकिन एसटीपी आज भी उस पुरानी टेक्नोलॉजी, आपके पास अवमुक्त फंड था, खुले हाथ का था, सरकार पैसा देने को तैयार थी, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के पास विजन नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक देश है जिसे जो हमसे बाद आजाद हुआ था, हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई हमने, हमें 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए थे, और 1948 में एक मुल्क और आजाद हुआ था जिसका नाम था इजराइल। इजराइल हम के पास हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो भारत में रहकर लड़ी गई, ठीक है। इजराइल के पास तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अपना मुल्क भी नहीं था, वो उन्होंने 70 देशों में रह के लड़ाइयां लड़ी और बाद में इजराइल नाम का मुल्क बना। आज इजराइल हमसे कितना आगे चला गया, यानी हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ मुल्क आज हमसे बहुत आगे है। तो विजन उसमें की विकास का है। इजराइल क्योंकि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है कि वहां पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग पानी को लेके किया। वहां ड्रिप इरिगेशन आज भी चलता है, मतलब पौधे की जड़ में पानी दिया जाता है सीधे सीधे। इसके अलावा इजराइल अपने पानी को ट्रीट करता है, सीवर के पानी को ट्रीट करता है, 99.99% उसको पीने योग्य बना देता है, यानी उसके सीवर के पानी को आप पी सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो इतना प्योर कर दिया जाता है सीवर का पानी। हमारे यहाँ क्या है, एसटीपी में क्या है, एसडी वो है सॉलिड डिफ्यूजर। हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लोर्स यूज करके पानी को, और उसके अंदर सॉलिड वेस्ट है जिसे हम मैला कहते हैं, उस मैले को अलग कर देते हैं और पानी में प्रोसेस यूज करके उसमें ऑक्सीजन जनरेट कर देते हैं बस, और उसके बाद से गंगा में छोड़ देते हैं उस पानी को। क्या मैं नहाने का साबुन यूज करता हूँ कास्टिक सोडा, वो पॉल्यूटेड नहीं है? क्या मैं बाइकों और गाड़ियों की जो मशीनरी और वो जो केमिकल आता है वो उस पानी में यूज करता हूँ? मैं अपने घर की किसी और की बात करूँ, आप भी नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, और क्या नाम है, हम गाड़ियां धुलती हैं, फर्श धुलता है, डिटर्जेंट यूज करते हैं हम लोग, घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारा एक प्रकार का केमिकल है, और एक जाता कहाँ है लास्ट में, नाली के थ्रू या सीवर के थ्रू, किसी के थ्रू जाता अल्टीमेटली, क्योंकि डिकम्पोज करने का तरीका है गंगा में, और उसमें छोड़ दिया जाता है। मैंने उसमें से कास्टिक सोडा निकाला नहीं, मैंने उसमें से आर्सेनिक निकाला नहीं, मैंने उसमें से कोई और चीज निकाल, जो बाकी केमिकल्स हैं, जो सॉल्युबल का केमिकल्स हैं, पानी में घुले फ्री, वो कोई भी केमिकल मैंने ट्रीट नहीं किया और मैंने पानी को छोड़ दिया। तो क्या मैंने गंगा को प्योर किया या बर्बाद? यही विजन का फर्क है। एसटीपी लगाया, सरकार ने दिया, सरकार, तो इस विजन को तो आपको देखना था, हमें को बेस्ट क्या करना है। प्लास्टिक के लिए हम लोग सोचते हैं प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? हमने प्लास्टिक का क्या, हम कहते हैं प्लास्टिक बैन कर दो। प्लास्टिक के लिए किसी गरीब आदमी की 5000 की पन्नी के लिए ऊपर एक सब्जी की थैली थी, 30 रुपए की, उसने शायद खीरा लिया होगा, उसके ऊपर उसका 5000 का चालान कर दिया। बट जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो क्या बंद हुआ? नहीं। हमने रिसाइकल को नहीं सोचा, भाई उसकी मजबूरी है थैले में बेचना, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कपड़े का थैला इतना सस्ता नहीं पड़ता। हमने अल्टरनेट तो सोचिए, फ्यूल बंद कर देंगे, लेकिन फ्यूल का उपयोग सोचना पड़ेगा। प्लास्टिक खत्म नहीं किया जाता, तो प्लास्टिक का पहले रिसाइकिल सोचना पड़ेगा। प्लास्टिक को वो कैसे, जगह जगह पे हमारे पास रिसाइकिल के प्लांट है ना, नगर पालिका वेस्ट करती है, निस्तारण कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या आधे लोग अपना जैविक कूड़ा और अजैविक कूड़ा अलग करते हैं? नहीं। हमारे पास जब तक हम, एक आम आदमी के लिए प्लास्टिक उसका शौक नहीं है, उसकी मजबूरी है प्लास्टिक को कैरी करना।
क्योंकि 30 रुपए की सब्जी पे वो 100 रुपए का थैला नहीं दे सकता। अभी आप अगर आप किसी मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा वो थैला देते हैं तो उसको 6 रुपए काटते हैं। हाँ जी। तो एक आम आदमी के लिए 6 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है मैम। अगर 6 और 30 दिन अगर लगाए तो 180 रुपये होते हैं। उसकी दिहाड़ी नहीं आई, उसकी दिहाड़ी भी नहीं गई लोगों की तो बनती। तो आप जब तक उसके लिए अल्टरनेट कुछ नहीं लेके आते वो है तो आपको प्लास्टिक है, चलिए प्लास्टिक आप ले भी आए। अब अगर हम मान लेते हैं प्लास्टिक हमारी मजबूरी है इस्तेमाल करना, तो हमें प्लास्टिक को रिकन्वर्ट करना, उसका रीयूसेज करना, उसको कैसे बदला जा सकता है, बहुत आसानी से कॉस्टिंग्स कम करने का है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा विजन है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं लोगों को नहीं पता, मैं होगा आपने जो आप लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं उसके अंदर आज भी एक पहले वेस्ट हुआ करता है, पहले नहीं था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा विजन दिया, उसमें इथेनॉल मिलता है। वो शुगर का वेस्ट था, शुगर इंडस्ट्री का, वो इथेनॉल मिलता है। इथेनॉल अकेले जलना मुश्किल होता है लेकिन उसके पेट्रोल के साथ मिला के जला। तो हमारा क्या हुआ, अगर 1 लीटर पेट्रोल है उसमें से अगर 100 ग्राम भी हो गया तो यानी 100 ग्राम मेरी विदेशों पे जो बचत थी, मतलब जो तेल चाहिए था वो कम इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ी मेरी चल रही है, गाड़ी इथेनॉल के साथ मिलकर चल रही है। उसी तरीके से प्लास्टिक को हम लोग सड़कों में निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता उस चीज़ को। मैं प्लास्टिक को और भी निर्माण में करता हूँ। जिस चीज़ को मैं रिसाइकिल नहीं कर सकता है ना, अगर उसको मैं दोबारा बन गया तो उसको मैं किसी न किसी निर्माण के साथ, क्योंकि जिस सड़क को है और कुछ नहीं मैं कहूँगा कि मकान ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप बिल्डिंग्स में क्या करते हैं, खेत की मिट्टी लाके भर देते हैं। आप प्लास्टिक वाला वेस्ट और वो कूड़ा लाके भरिए ना, क्योंकि एक बिल्डिंग आपकी बन गई, उसकी नींव भर दी गई, उसके ऊपर दोबारा तो कभी खेती होनी नहीं है, तो उसके लिए मैं खेत की मिट्टी क्यों खुदवाऊं। निर्माण विकास सब चल रहा है लेकिन अनियोजित विकास है। हरिद्वार की समस्या ना बजट है ना ही मैं कहूँ कि विकास वो है, यहाँ है विजन नहीं है, विजन की कमी है। विजन, अगर आप विजन के साथ काम करेंगे तो वही 1 लाख के रुपए में 1 लाख का एक बजट है, उस सड़क का निर्माण ऐसा हो कि अगले 10 साल तक उस जगह के लिए दोबारा निर्माण नहीं है की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं सब जगह कर पाऊंगा। अभी क्या है, मेरे को एक ही जगह पे इस साल फिर भारत एक गरीब देश है, उसके पास एक अपना लिमिटेड बजट है। तो अगर ये निर्माण हो, पता है कि इस जगह की आवश्यकता अगले 10 साल के लिए पूरी हो चुकी है, फिर अलग अलग विभागों का सामंजस्य ना होना, सड़क बननी है ठीक है, तो उससे पहले अगले 5 साल के लिए सोच लीजिए कि यहाँ पानी की लाइन की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, सीवर का क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उससे पहले उस विभागों से बात कीजिए, तीनों से बजट लीजिए कि भाई ये आखिरी फाइनल हम सड़क बना देंगे, 10 साल तक इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी है वापस की, तो इसको देख लीजिए। तो पहले आपको पानी की लाइन है, गैस की लाइन है, या बिजली की लाइन है, या टेलीफोन की लाइन है, जो कुछ भी एक बार बिछनी है वहाँ बिछा दीजिए। आपको पता है कि 10 साल में कितनी आबादी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आप उतना विजन लेके चलिए आप, और एक बार सड़क बना दीजिए, अगले 10 साल तक उस सड़क को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पानी की लाइन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कितना इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन हम पहले पानी की लाइन बनाते हैं, फिर सड़क की लाइन बनाते हैं, फिर वो बनाते हैं, हम 4 बार सड़क बनाते हैं और 4 ही बार तोड़ देते हैं। और तोड़ने के पीछे है जो मेन एजेंडा है छुपाना, क्योंकि मेरे को वहाँ आयु लिखनी पड़ेगी उसकी, उस सड़क की आयु कितनी है, उस निर्माण की आयु कितनी है, उस बिल्डिंग की आयु कितनी है, वो आयु मेरी। आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की एजिंग आपने देखा होगा, पेड़ों की और इसकी एजिंग हो जाती है, आप किसी भी निर्माण की एजिंग निकलवा के देख लीजिए, आपको सामने आ जाएगा किसी निर्माण का कोई एज नहीं है, विजन नहीं है कोई, चाहे बाद का कोई भी विजन रहा, कोई निर्माण है उसकी कोई, तो विकास हुआ है, कहने को विकास हुआ है लेकिन अनियोजित विकास हुआ है, और जिसे कहना चाहिए तो विकास होना चाहिए, सुनियोजित ढंग से बिल्कुल विकास नहीं होता है, सुनियोजित विकास की कमी है। विकास की कोई कमी नहीं है, विकास आज भी हुआ है, और सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है, मतलब ऐसा नहीं सड़क का विकास है, देश का विकास नहीं हुआ तो किसी न किसी का विकास हुआ है। बिल्कुल। सर मैं बात करूं, यदि अभी हाल 2021 विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो राजनीति के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए आप बेहतरीन विकल्प किसे समझते हैं? ये सोचने गंभीर विषय है, एक पत्रकार के लिए गंभीर विषय है। मेरे कहने में कि विजन अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया है, किसका विकास का विजन क्या है। आम आदमी पार्टी कहती है कि यदि उनकी पार्टी आती है तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या आपको लगता है कि वो उत्तराखंड की जो जनता है उनको लालच दे रहे हैं, या फिर? मैं आम आदमी पार्टी के बहुत सारे काम अच्छे हैं, स्कूल के लिए जो हमने देखा है, जो मेरी पत्रकारिता की निगाह से कहूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर वो कहूँगा तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की गलती बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी अन्न आंदोलन से,
जिस अन्ना आंदोलन का मुख्य जो ध्येय था वो था लोकायुक्त की नियुक्ति। जी। क्या दिल्ली सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त किया? सबसे पहला था कि लोकायुक्त होना चाहिए। केजरीवाल जी भी उस धरने में थे और भी बहुत सारे लोग थे, है ना। तो उसमें था लोकायुक्त, सशक्त लोकायुक्त होना चाहिए। लोकायुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार है, इसी के आधार पर वो आए थे। क्या दिल्ली में सबसे पहले लोकायुक्त हुआ? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहां लोकायुक्त होगा जब तक आप जिस मुख्य मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी उसी मुद्दे को वो भूल गए। आज तक वो भूल गए, हम नहीं भूले, हम आज भी नहीं भूले, हमें पता है। मैं ये नहीं कह रहा आपने वादा किया 300 यूनिट नहीं, आप 600 यूनिट भी क्योंकि आप दे सकते हो। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा, आज भी ऊर्जा का पूर्वामूल्यन गलत नहीं है उनका। उन्होंने जो कैलकुलेशन निकाली है वो बहुत सही कैलकुलेशन है। उसका कारण जो है कि हमारे यहाँ पे अगर आपको ये बिजली का बिल नॉर्मल जैसे कि आम घरों में अगर माना जाए तो एसी वगैरह अगर कुछ हैवी लोड अगर उसके यहाँ नहीं है तो 300-400 यूनिट्स के लगभग ही है जी। तो 400 यूनिट का अगर लोड है वो भी और कम होगा अगर वो महीने के हिसाब से है। हमारे यहाँ क्या है कि डोमेस्टिक बिजली का बिल 2 महीने का आता है और जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूनिट है वो आपका पर मंथ आता है। तो हमारे यहाँ अधिभार ऑटोमेटिकली ले जाता है कि जैसे 400 यूनिट है, क्योंकि अगर आप बिजली का बिल देखोगे तो उसमें शायद 3.5 रुपए, 4.5 रुपए, 5.5 रुपए के हिसाब से स्लैब बने हुए हैं। इतनी यूनिट तक इतना, इतनी यूनिट तक इतना। तो हमारा अगर वो नॉर्मल बिल आए और पर मंथ बिल आए तो फिर आप देखोगे कि वो पहले ही स्लैब में निपट गया, 3.5 रुपए का, लेकिन वो अननेसेसरी 2 महीने का इकट्ठा हो गया था तो 5-5.5 रुपए पहुंच चुका होता है। तो ये पहले ही एक डिफरेंट है, उसे फर्स्ट मतलब मंथली बिल के हिसाब से होना चाहिए। तो वो बिलिंग का जो सेक्शन है कि उसमें बिलिंग है वो गड़बड़ है पहले ही है। तो बिजली वो दे सकते हैं, बहुत अच्छी है, ऊर्जा प्रदेश है, तो ऊर्जा प्रदेश में आराम से दी जा सकती है बिजली की। हमारे यहाँ कोई नहीं है और असीमित संभावना भी है, सबसे बड़ी बात है। ऊर्जा जल संसाधन हमारे बहुत अच्छी है और पर्वतीय क्षेत्र में जैसे आज की तारीख में योजना है वो आ रही है सोलर पैनल की, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र जहाँ खेती नहीं हो सकती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां पे बिजली की खेती की जा सकती है। तो असीमित संसाधन हैं जहां से बिजली का खेती आज की तारीख में बिजली की भी होने लगी है। तो बिजली की खेती की जा सकती है सोलर पैनल लगा के। बीएचईएल ने 5 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, वो कारण था उस जमीन का कोई और उपयोग नहीं हो रहा था, उन्होंने प्लांट लगा दिया तो आज वो बिजली की खेती कर रहे हैं और हमारे देश को उसका लाभ हो रहा है। तो उसी तरह के पहाड़ों में भी ये काम किए जा सकते हैं, लोग जिनकी जमीनों पे काम नहीं हो रहे वहाँ पे काम किए जा सकते हैं। लेकिन उस विजन को है कि वो आपने ये कर तो दिया, इस वो है तो उसका सबसे पहले तो आप मंथली बिलिंग तो लेके आए। आपने मंथली, आपने कहा 300 यूनिट करते हैं, मंथली बिलिंग का अभी तक नहीं है, आप नॉर्मल कर दीजिए तो ये कोई भी दे सकता है। तो हम इसको, इसमें मुझे संशय भी है और कह नहीं सकता, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसका मैं आवाज कहाँ उठाऊंगा। आवाज तो लोकायुक्त के सामने उठाई जा सकती थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा लोकायुक्त का है, जिस चीज को आप लेके आए थे उस पर आप दोबारा कोई पलट के बात ही नहीं करता कोई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस या भाजपा पार्टी में से किसके कार्य अधिक बेहतर है? मैं मानता हूं कि दोनों में विजन की कमी है ना। कांग्रेस के पास कभी विजन था, कहा ना कि कांग्रेस सत्ता हो या ना हो, आप एक बार बताइए, 3 बार अभी मुख्यमंत्री भाजपा में दिए गए, ठीक है। एक बार का एक वो था, ज्यादा था तो चुनाव पे चले गए तो, लेकिन 3 मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करना है तो तीनों का वो लेके आए। फिर सबसे बड़ी बात है कि कल तक को जो भाजपा ही था, मतलब जो कांग्रेसी थे वो भाजपा में आते ही वो पवित्र हो गए। कल तक वो थे, तो वो मुझे नहीं समझ में आता, वो जो चीजें नहीं समझ में आती कि आप निर्दल भी रह सकते थे, आपका सस्पेंशन नहीं हो रहा था, आप दल से नहीं होते तो आप कहते कि मैं, लेकिन आप कांग्रेस में आते ही आप वो हो गए, पवित्र हो गए। तो जो अगर इधर से उधर होते हैं, उधर के इधर आते हैं, तो ये चीजें मुझे पहले तो बिल्कुल कहते हैं कि पार्टी गंदी होती है, बल्कि पार्टी गंदी नहीं होती, उसके अंदर जो लोग हैं, पार्टी किससे बनी है? लोगों से। पार्टी लोगों से बनी है। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी को सही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लोग और बुरे लोग सब जगह पे हैं। कांग्रेस में भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके बारे में मैं पढ़ना नहीं चाहता ना, मेरा वो है। मेरा कहना है मतलब है कि आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास क्षेत्र का विकास का विजन होना चाहिए। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आप भाजपा को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, विचारधारा से वोट नहीं, वो वोट दीजिए कि समझ के चलिए कि अगली बार उसका पैसा फिर आपने जेब से जाना है।
आप ध्यान रखिएगा, हाईवे बन गया तो कोई आपको फायदा नहीं हुआ है। हाईवे बन गया, कंपनी ने पैसा लगाया है, टोल कंपनी लगा दी गई है, वो पैसा वसूल रही है, ठीक है। तो आपका टैक्स आपके टैक्स पैसों से बना है, आपके वो है, और टोल से वसूली हो रही है उसकी, तो वो लगातार वो चलती रहेगी, वो टोल का पैसा कट रहा है उसका, है ना। तो दोनों चीजें हैं उसमें, अगर आप मान के चल रहे हैं तो दलगत से ज्यादा आदमी को व्यक्ति की तरफ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में देखने से पहले आपको ये देखना चाहिए वो इस लायक है या नहीं है। आप लड़की की शादी करते हो तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? लड़की का चरित्र नहीं, लड़की का चरित्र को नहीं, लड़का की हैसियत क्या है, यानी घर कैसा है, कमाई कैसी है। लड़के के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति हो नहीं, लेकिन लड़का इस काबिल है कि वो लड़की को का भरण पोषण कर लेगा। तो ये तो आप लड़की को सौंपने से पहले 100 चीजें सोचते हो। तो ये तो देश है भाई साहब, आपका सत्ता है, इससे आपका सरोकार है, तो उसकी पहले हैसियत तो लगाइए कि वो इस लायक है या नहीं, जिसको आप अपना देश, अपना जिला, अपना राज्य, अपना स्टेट सौंपने जा रहे हैं, वो इस लायक तो होना चाहिए। आप उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपनी कमाई इतनी हो, राजनीति समाज सेवा है, लेकिन उस समाज सेवी के अपने खर्चे भी तो है, वो कहाँ से पूरे करेगा। अगर वो स्टेबल है तो फिर उसको देखा जा सकता है, उसके पास विजन है करने का, किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आज इन विषयों पर आपके साथ चर्चा करके, और आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे तो काफी वक्त हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे, उम्मीद यही करते हैं कि एक बार पुनः आपके साथ इस तरह का हम कार्यक्रम लेके आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों से इजाजत लेते हैं और आपका एक बार मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी आपको। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इन विषयों पर विकास तिवारी जी का जो कहना है, क्या आपको वो जो मुद्दे हैं वो कैसे लगे, क्या सच में इस तरह की समस्याएं हमारे देश में है और आपको कितने सहमत है इन विषयों पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।